9 जून 1947 दिल्ली। जिन्ना ये डिक्लेयर करने वाले थे कि अंग्रेज़ों ने पार्टीशन की उनकी डिमांड को मान लिया है और हिंदुस्तान का अब पार्टीशन होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होने वाली थी वहां पर लगभग 50 मुसलमान लड़कों ने हमला कर दिया। उनके पास हथियार थे, बंदूक नहीं थी लेकिन तलवार, भाले, छुरियां, चाकू ये सब लेकर जीप में बैठकर उन्होंने हमला किया और जिन्ना को मारने की कोशिश की। जिन्ना को गार्ड्स ने बचा लिया, पुलिस ने बचा लिया, जिन्ना की जान बच गई। इससे पहले भी लगभग 4 साल पहले रफ़ीक नाम के एक लड़के ने जिन्ना को मारने की कोशिश की थी। उसे डर था कि जिन्ना अगर ज़िंदा रहा तो हिंदुस्तान का पार्टीशन करा देगा और पाकिस्तान बनवा देगा। आप गौर कीजिए कि ये लोग जो जिन्ना को मारना चाहते थे ये मुसलमान थे। आमतौर पर एक आम समझ है जो आज भी चली आ रही है आज़ादी के इतने बरस बाद भी कि हिंदुस्तान का पार्टीशन कराना मुसलमानों का काम था और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स यानी कि ज़्यादातर मुसलमान ये चाहते थे कि हिंदुस्तान का पार्टीशन हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में अगर हम बात करें मार्च 1940 में जब मुस्लिम लीग ने ये कहा कि पाकिस्तान उनकी डिमांड है, यानी कि पाकिस्तान ही बनवाना उनका गोल है, देश को बांट देना उनका गोल है, तो उसके 1 महीने के अंदर दिल्ली में कॉन्फ्रेंस कराई गई जिसे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। खुद अंग्रेज़ रिपोर्ट ये कहती हैं कि बड़ा ख़तरनाक हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग को छोड़कर जो बाकी सारी मुसलमान पार्टियां या ऐसी पार्टियां जो कहती हैं कि वो मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं वो इस आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ चुकी हैं और वो सब इस एजेंडा पर आई हैं कि जिन्ना की पाकिस्तान की डिमांड गलत है। आपको लगेगा कि मुस्लिम लीग ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि अगर वोट शेयर से देखें, मेंबरशिप से देखें तो बाकी जो 17-18 पार्टी थी, कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 24 से ज़्यादा थी, जो बाकी पार्टीज़ थीं उनका जो टोटल मेंबरशिप या टोटल वोट शेयर था वो मुस्लिम लीग के अकेले से कहीं ज़्यादा था। इसमें बहुत सी पार्टीज़ थी जैसे जमीयत उलमा थी, ऑल इंडिया मोमिन थी, शिया कॉन्फ्रेंस थी, अहरार पार्टी थी, इस तरीके की बहुत प्रजाकृषक पार्टी थी जो बंगाल से थी। ये सब पार्टियां यहाँ पर मौजूद थी और इस आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जो प्रिजाइड किया था, जो सदारत इसकी की थी, वो अल्लाह बख्श सोमरो ने की थी। अल्लाह बख्श सोमरो सिंध के रहने वाले थे और वो सिंध के प्राइम मिनिस्टर थे। उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे हम, जैसे बिहार का प्राइम मिनिस्टर। तो वो सिंध के प्राइम मिनिस्टर भी थे लेकिन जिन्ना से या मुस्लिम लीग से उनकी बनती नहीं थी। वो पूरे तौर पर पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे। इसके अलावा यहाँ पर एम ख्वाजा थे, यहाँ पर आपको बहुत से बड़े बड़े नेता दिखाई देंगे जिन्होंने आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और ये तय पाया कि यहाँ से मुस्लिम्स की छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर पूरे देश में फैला दी जाएं जो मुसलमानों को समझाएं कि पाकिस्तान बनना उनके खिलाफ है, ये उनके हक़ में नहीं है। इसके बाद इसका जो सिला मिला अल्लाह बख्श सोमरो को ये कॉन्फ्रेंस कराने का, और इस कॉन्फ्रेंस में सारी बड़ी पार्टीज़ हैं, आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि इसमें सारी बड़ी पार्टीज़ हैं, सारे बड़े लोग हैं। शौकतुल्लाह अंसारी हैं इसमें, सब लोग शौकतुल्लाह अंसारी हैं इसमें, आपके मौलवी ज़हीरुद्दीन हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम मोमिन कॉन्फ्रेंस के आपके सदर थे, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह बख्श सोमरो को सिला क्या मिला? अल्लाह बख्श सोमरो को इनाम ये मिला कि मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने उनको एसेसिनेट कर दिया, उनको मार डाला। जी हाँ, इसके 2 साल बाद ही उनका कत्ल कर दिया गया जब वो ये कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान में लोग ये समझें कि पाकिस्तान का बनना किस तरीके से सभी के लिए बुरा होगा। उसके बाद और जब अल्लाह बख्श सोमरो का इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए, तो फिर से ये कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अब हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस या मुस्लिम मजलिस के नाम से एक पार्टी बनाई गई। इस पार्टी में फिर से लगभग सभी लोग थे। शौकतुल्लाह अंसारी थे, एम ख्वाजा थे और आपके मौलवी ज़हीरुद्दीन थे। शिया कॉन्फ्रेंस ने इसमें हिस्सा लिया, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने इसमें हिस्सा लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर का भी हमने नाम लिया, मौलवी ज़हीरुद्दीन, वो इसमें मौजूद थे। उसके अलावा जमीयत उलमा इसमें थी, अहरार इसमें थे,
सिर्फ एक पार्टी इसमें नहीं थी जिसका नाम है खाकसार, लेकिन खाकसार भी जिन्ना के ख़िलाफ़ थे। असल में जो अभी अभी मैंने आपको किस्सा सुनाया कि जिन्ना पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ, उसका एसेसिनेशन की कोशिश की गई, ये दोनों खाकसार पार्टी ने ही किया था। खाकसार का मानना था कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस या आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चाहती है कि बातचीत से समझाया जा सकता है। उनका कहना था बातचीत से नहीं समझाया जा सकता है, आपको हथियार उठाना पड़ेगा, तभी मुस्लिम लीग को हम समझा पाएंगे। तो खाकसार की वो आइडियोलॉजी की वजह से वो उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं हैं, वरना वो भी पाकिस्तान के आइडिया के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा एक और बहुत मज़ेदार इंसान आपको सुनाई देंगे। सिप्ला एक कंपनी है, दवाइयाँ बनाती है, उसके मालिक थे या उसे बनाने वाले थे आपके ख्वाजा साहब, ख्वाजा अब्दुल हमीद। ख्वाजा अब्दुल हमीद ने बाकायदा उस वक्त गांधी जी को ये लिखा था कि पार्टीशन होना बड़ा ख़तरनाक होगा, जब बड़े मुल्क बनते हैं तो जंग होती हैं, सिविल वॉर्स होती हैं। आप समझिए कि अमेरिका भी एक जंग से निकला है। अब्राहम लिंकन अगर चुपचाप मान जाते कि बंटवारा कर लीजिए आप अमेरिका का, तो अमेरिका जो है वो ना बनता। आपको समझना चाहिए कि आप इस बात पर अड़ जाएं कि हमें बंटवारा होने ही नहीं देना है। क्या कर लेगी मुस्लिम लीग? जंग करेगी, हम जंग के लिए तैयार हैं। ख्वाजा साहब ने कहा हम बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बंटवारे के लिए तैयार नहीं हैं। आप इजाज़त दीजिए, आप कहिए हम जंग करेंगे, हद से हद क्या होगा, कुछ लोग मरेंगे, लेकिन अगर बंटवारा हुआ तब भी लोग मरेंगे। और शायद वो सही साबित भी हुए। उन्होंने ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लिखी। उन्होंने पटेल साहब को लिखा कि देखिए, आपने ये कह दिया कि ठीक है बंटवारा हो जाएगा, तो पहले एक बार एक प्लेबिसाइट कराया जाए, यानी कि हिंदुस्तान में लोगों से पूछा जाए कि एक कंट्री बन रही है पाकिस्तान, आप वहां जाना चाहेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने यह कहकर वोट नहीं लिया 46 में। सन 46 के इलेक्शन में उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उन्हें वोट देगा वो पाकिस्तान में जाके रहेगा अपना घर बार छोड़कर यूपी बिहार से, ये तो कहा ही नहीं गया है। तो लेकिन ख्वाजा साहब की बात किसी ने ज़्यादा नहीं सुनी। इसके अलावा एक और नाम आपने शायद सुना है, वो है पगारों के पीर, सिंध में एक जगह पड़ती है, पगारों के पीर सिबगतुल्लाह साहब थे। उन्होंने भी हथियार उठाया था। उन्होंने हथियार उठाया हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, पाकिस्तान के प्लान के ख़िलाफ़, और उनको फांसी की सज़ा भी हुई। और उनके पास अपनी एक आर्मी उन्होंने बना ली थी जिससे वो अंग्रेज़ों पर भी हमला करते थे, वो मुस्लिम लीग के कैडर पर भी हमला कर रहे थे। और उनका जो एक तरीके से कॉलिशन है वो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी था। 1930 से उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली थी और उनका यही कहना था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बिना हिंदुस्तान नहीं रह सकता। वो भी सिंध के थे जहाँ के अल्लाह बख्श सोमरो थे। एक और इंसान आपको सुनाई देते हैं, ईपी के फ़कीर। ईपी के फ़कीर एक और सूफ़ी थे। उनके पास भी 10,000 से ज़्यादा लड़ाकों की एक फ़ौज इकट्ठा की गई थी। इटली जर्मनी से हथियार आए थे। सुभाष चंद्र बोस के अपने पूरे प्लान में उनका भी नाम आता है। और उन्होंने तो ये तक किया कि जब पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान एक सच्चाई बन चुकी थी, उस दौर में उन्होंने 1948 में नेहरू जी को एक ख़त लिखा था। उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान बन गया है, इन्होंने कश्मीर पर भी हमला कर दिया है, अब इंसानियत की ज़रूरत यह है कि आप हम लोगों को, क्योंकि ईपी के फ़कीर पाकिस्तान की तरफ ही थे, पार्टीशन के बाद वो उधर रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें हथियार भेजिए, ज़रूरत है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक बगावत करें, पाकिस्तान का होना ख़तरनाक होगा, उसे वापस हिंदुस्तान में मिलाना होगा, और कश्मीर में ये जो कुछ चल रहा है, ये जो जंग चल रही है, इसे रोकना होगा, वरना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आप देखिए, सिर्फ यही नहीं, जैसे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब हिंदुस्तान आए और उन्होंने ये भी कहा, बहुत मशहूर बात है उनकी, वो ये कहा करते थे कि अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को पढ़ाया जाए, सीखा जाए, तो हिंदुस्तान में कभी बंटवारे की बात ही ना आए। अगर आप अपनी चारों तरफ देखें तो आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि पार्टीशन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और मुसलमान थे। और ये लोग नहीं हैं, ये पार्टीज़ हैं, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें जमीयत उलमा है,
जमीयत उलमा के जो हुसैन अहमद मदनी थे, उन्होंने जब पहली बार जिन्ना ने बात की पाकिस्तान बनाने की और हिंदुस्तान के बंटवारे की, तो उन्होंने बाकायदा एक किताब की शक्ल में उसका जवाब लिखा था कि क्यों पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, क्यों हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्यों हिंदुस्तान ऐसे ही मुसलमानों की एक ज़मीन है जैसे बाकी कोई भी ज़मीन होती है। तो उन्होंने इस बात के बारे में लिखा और इस पर उनको मानने वाले भी साथ थे। इसके बावजूद बहुत लोग सवाल करते हैं, मैं इधर जाना चाहूँगा, बहुत लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग 46 का इलेक्शन जीती। सबसे पहला इसका जवाब खुद ख्वाजा साहब की बात, जो मैंने ख्वाजा अब्दुल हमीद की बात की, उनके पास है। सन 46 के इलेक्शन में ये नहीं कहा गया था कि अगर आप लखनऊ के हैं, आप मुस्लिम लीग को वोट देंगे, पाकिस्तान बन जाएगा, आपको यहाँ से घर खाली कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर लोगों को ये कहा जाता तो शायद वो कभी वोट ना करते। लोगों को ये कहा ही नहीं गया। लोगों को पाकिस्तान पर जितनी पार्टीशन पर जितनी रिसर्च है आप गौर कीजिए, उसमें आमतौर पर यह बात है ही नहीं कि पार्टीशन का मतलब क्या था। कई बार नेताओं को ये क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान क्या है। यहां तक कि सुहरावर्दी, जो कि बाद में पाकिस्तान का पीएम बना और जो मुस्लिम लीग का नेता है, वो इंसान ये सोचता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो दोनों तरफ एमपी रह सकता है। ये क्लियर नहीं है उसे लगा कि दोनों जगह रहेंगे। मतलब किसी को भी ये क्लियर नहीं था और बहुत से लोगों को लगता था ये कुछ दिन का झगड़ा है। तो किसी को क्लियर नहीं था कि असल में एक अलग मुल्क बनेगा और उससे क्या क्या होगा, और नेताओं ने इसका फ़ायदा उठाया। दूसरा, एक और चीज़ जो कि लोगों की नज़र में नहीं होती है, वो ये है कि आम तौर पर जो बहुत ऊंची पोस्ट पर अंग्रेज़ों के पिट्ठू लोग मौजूद थे, यानी कि जो अफसर बने हुए थे या जिन्हें अंग्रेज़ों ने पोस्ट दी हुई थी, उन लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड का सपोर्ट किया था। और उस ज़माने में हर किसी के पास वोटिंग राइट नहीं होता था। उस ज़माने में वोटिंग राइट के लिए कुछ कंडीशन होती थी, या तो आपने इतनी पढ़ाई करी हो, या आपके पास इतना पैसा हो, या आपकी इतनी प्रॉपर्टी हो। हर किसी को वोटिंग राइट नहीं था। तो इस वजह से जब हम बात करते हैं जमीयत उलमा की, जमीयत उलमा के मानने वाले लोग कौन थे? मौलाना लोग होते थे या बाकी गरीब किसान होते थे। मौलाना लोगों के पास भी पैसा नहीं होता था, उनके पास, सबके पास वोटिंग राइट नहीं है। मतलब किसी के पास वोटिंग राइट है, किसी के पास नहीं है। यही ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, आप बात कर रहे हैं बुनकरों की। बहुत कम बुनकर इतने अमीर थे कि वो वोटिंग राइट दें, इतने पढ़े लिखे थे कि वो वोट देते। यही तरीके से आप खाकसार को देखिए, खाकसार तो जंग लड़ रहे हैं, वो तो अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे हैं, वो तो वोट दे ही नहीं सकते थे। यही अहरार पार्टी के साथ था, उनका भी काडर इतना अमीर नहीं था। आमतौर पे जो थोड़ा बहुत अमीर काडर अगर हम कह सकते हैं तो शिया कॉन्फ्रेंस का ठीक ठाक था, या फिर थोड़ा बहुत और चीज़ों का काडर था। और उसके अलावा एक और चीज़ हुई थी जो कि हमारी तारीख़ का एक ऐसा पहलू है जिसे छुआ नहीं जाता है, वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान की डिमांड का सपोर्ट कर दिया था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उस ज़माने में अच्छी खासी फॉलोइंग होती थी। आपको ये जानकर काफ़ी अजीब लगेगा कि ख़ुद लियाकत अली ख़ान जब 1946 का इलेक्शन जीते तो टिकट मुस्लिम लीग का नहीं था, टिकट एक अलग पार्टी का था जो कि ज़मींदारों की पार्टी थी। तो मुस्लिम लीग के नाम पर वोट ले लेना इतना आसान 46 में भी नहीं था। तब भी ये कहकर नहीं लिया गया कि पाकिस्तान बनेगा और जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। ये नहीं कहा गया था, ये लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज कुछ और थी। नेताओं ने उसे उस तरीके से, ख़ास तौर पे जिन्ना की तरफ से लोगों ने इस तरीके से किया और इसे नेता समझते थे। ये एक अलग ट्रेजेडी है हमारी कि हम बहुत लोगों को उस ज़माने के नेता समझा नहीं पाए, और जिन्हें वो समझा पाए उनमें से बहुत लोगों के वोटिंग राइट नहीं थे, और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और लाखों लोगों की जान गई, और शायद करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हुए, या उनकी ज़िंदगी किसी न किसी तरीके से इससे अफेक्ट हो गई और उन पर असर आया। और आज तक इसका असर अगर हम देखें तो सब कॉन्टिनेंट पर है।